हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 लाइट के बारे में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक एंड आज का लेक्चर होने वाला है। और पूरा का पूरा चैप्टर आपको ऐसा रटा दूंगा कि यही सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा में कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। सो बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। बस एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कि वैसे आपको समझना है, कॉपी में चीज़ों को राइट डाउन करना है और प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहली बात, चैप्टर का क्या नाम है? लाइट। तो शुरुआत यही से करते हैं कि लाइट होती क्या है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछूं व्हाट इज लाइट, तो दिमाग में क्या जवाब आ रहा है? शायद हो सकता है आपके जवाब कुछ भी ना आए क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है ना। लाइट बेटा क्या होता है? अब आप बोलेंगे रोशनी, नहीं, वो डेफिनेशन नहीं हुआ। तो लाइट का मतलब क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है बेटा? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे देखो अपन एक एक बात को समझेंगे बहुत डिटेल में। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? हमने बोला लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जब मैंने ये बात बोली क्या कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है ना, सबसे पहली बात मैंने क्या बोली? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब आपका दिमाग ये बोलना चाहिए क्या कि सर ये बात प्रूफ करके दिखाओ कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है ना। तो चलो मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रूफ देता हूं इस चीज का कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट को हम एनर्जी का फॉर्म क्यों बोल रहे हैं? तो आपने एक लॉ पढ़ा होगा 9th क्लास में, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, वो लॉ क्या बोलता है? उसमें ऐसा बोला जाता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट टू डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को ना आप बना सकते हो ना आप मिटा सकते हो, केवल आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसे बदल सकते हो। तो अब मैं इसी चीज को आपको, इसी लॉ का यूज करके आपको एनर्जी को, लाइट को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो देखो, क्या आप सभी को पता है हमें सबसे ज्यादा लाइट कहां से मिलती है? व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ? तो सब बोलेंगे सन। सन से हमें सबसे ज्यादा क्या मिलती है? लाइट मिलती है। सन इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। तो बेटा सन से जो लाइट आती है, सन से जो लाइट आती है, अच्छा मैंने बोला लाइट एक एनर्जी है। अब सर आप प्रूफ करके दिखाओ एनर्जी है, तो लो भाई प्रूफ लो। इस लाइट का यूज कौन करता है बेटा? प्लांट्स करते हैं नहीं करते? प्लांट्स करते हैं। अच्छा, प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। किसकी हेल्प से? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, किसकी हेल्प से करते हैं? लाइट की हेल्प से। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट व्हेन दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे प्रिपेयर देयर फूड, है ना। तो प्लांट्स लाइट को यूज करके अपना खाना बनाते हैं और उससे उनको क्या मिलती है बेटा? एनर्जी मिलती है। तो अब देखो यहां पर हमने क्या कर दिया? कन्वर्जन कर दिया नहीं कर दिया? हमने क्या बोला? एनर्जी को ना आप बना सकते हो ना आप मिटा सकते हो, केवल आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हो। तो यहां पे जो बेटा लाइट आ रही थी हमने उसको फूड एनर्जी में चेंज कर दिया, कन्वर्जन कर दिया लाइट का। तो ये बात प्रूव हो गई ना कि लाइट एक एनर्जी थी तभी तो उसका कन्वर्जन हुआ। समझ रहे हो बात को? भाई लाइट एक एनर्जी थी तभी तो उसका फूड एनर्जी में कन्वर्जन हुआ और प्लांट्स उससे क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, लाइट यहां पे क्या बन गई बेटा? अपनी एनर्जी बन गई। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहली बात तो ये हो गई, अपनी बात क्लियर हो गई। आगे देखो दूसरी बात, चलो ये भी लिख लेते हैं। सन इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। सन इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइट, मेजर सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। ठीक है, हमारे अर्थ पे सन जो है बेटा वो सबसे बड़ा एक सोर्स है लाइट का। इसके बाद में अब लाइट ट्रेवल तो करती होगी, सन से अर्थ पे लाइट आ रही है, कैसे आती है? व्हाट इज द वे ऑफ कमिंग ऑफ लाइट? ठीक है, लाइट के आने का वे क्या है बेटा? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा बेटा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और इस चीज का मैं आपको अभी प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाऊंगा। लाइट कैसे ट्रेवल करती है बेटा? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में, है ना। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसे? अच्छा, आपने टॉर्च यूज करी होगी या फिर आपने लेजर लाइट यूज करी होगी, तो आपने देखा वो एकदम सीधी जाती है। क्यों जा रही है? क्योंकि लाइट का ये प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल। क्या आपने देखा कभी आपने टॉर्च जलाई और वो ऐसे ऐसे डांस करती हुई जा रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, लाइट हमेशा कैसे जाती है बेटा? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो चलो अब इसी का यहाँ पे मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, तो बहुत ध्यान से देखेंगे।
ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे बेटा। क्या आपको इसमें लाइट नजर आ रही है? यहाँ पे देखो पीछे मैंने टॉर्च जलाया है, क्या आपको इसमें लाइट नजर आ रही है? अब इस लाइट को बहुत ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखो, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं? स्ट्रेट लाइन दिख रही है। क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है ना? सो बस मैं यही सिखाना चाह रहा हूं कि यहां से अब आप देख सकते हो कि जो लाइन है, जो लाइट है, वो कैसे जा रही है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, वो फैलती तो है लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई फैलती है हमेशा, है ना? सो इसलिए हमने बोला कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, आगे देखो। अब हमने बोला कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो जो चीज ट्रेवल करती है उसकी कुछ स्पीड भी होती होगी। तो लाइट की स्पीड क्या होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है बेटा? ये आप पहले से पढ़ चुके हो, तो शायद हो सकता है आपको याद हो और ना भी हो। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब कितनी गजब की चीज है कि 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है। 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है। ऐसा बोला जाता है बेटा कि लाइट इज द फास्टेस्ट नोन सब्सटेंस ऑन द अर्थ। लाइट से ज्यादा फास्ट कोई भी ट्रेवल नहीं करता है। तो आप देख सकते हो लाइट की कितनी खतरनाक स्पीड है। अब इसी स्पीड को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 3 × 10⁻, देखो ये किलोमीटर है, किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा तो 1000 आएगा। 1000 का मतलब हो गया 10⁻3, तो वो 10⁻3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो हो जाएगा 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, यही वैल्यू ज्यादातर आपको मिलेगी। सो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये अपनी लाइट की स्पीड है। अब मैं आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस देता हूं कि इस स्पीड का क्या मतलब है, मतलब ये कितनी खतरनाक है, या बोल सकते हो ये कितनी फास्ट है। इसका एक एक्चुअल आपको एक एक्सपीरियंस देता हूं। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर लाइट ट्रेवल करती है तो बेटा वो 1 सेकंड में, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में अपनी पूरी अर्थ के 8 चक्कर लगा सकती है। मतलब कितनी अमेजिंग चीज है कि लाइट सिर्फ 1 सेकंड में अपनी पूरी अर्थ की, जो कितनी बड़ी अर्थ है अपनी, ठीक है, उसके 8 चक्कर लगा सकती है। तो अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि लाइट इज द फास्टेस्ट नॉन सब्सटेंस ऑन अर्थ। ठीक है, नाउ तो हमने लाइट को ट्रेवल करा दिया, स्पीड अपन ने स्पीड ऑफ लाइट देख ली यहां पे। नाउ सोर्सेज ऑफ लाइट, सोर्सेज ऑफ लाइट, लाइट के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं बेटा? हमें लाइट कहां से मिलती है? तो देखो 2 टाइप के सोर्सेज होते हैं अपने पास। सबसे पहला होता है प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स, ठीक है, और दूसरा होता है बेटा सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में फर्क क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी में फर्क क्या है? प्राइमरी सोर्सेज वो होते हैं बेटा जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें खुद की लाइट होती है। वो सोर्सेज जिनकी खुद की लाइट होती है उन्हें हम बोलते हैं बेटा प्राइमरी सोर्सेज। ठीक है, एग्जाम्पल सन, सन की खुद की लाइट है। ठीक है, देन एलईडी बल्ब, एलसीडी बल्ब, ठीक है, ट्यूब लाइट्स, ईटीसी एक्सेट्रा, बहुत सारे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर एलईडी एलसीडी इनकी खुद की लाइट कहाँ होती है? ये तो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके लाइट बनाते हैं। अरे भाई माना इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, लेकिन लाइट तो खुद की होती है। मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी दूं तो क्या आपसे लाइट निकलेगी? नहीं निकलेगी ना भाई। अगर मैं इस पैन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करूंगा तो क्या ये लाइट फेंकेगा? नहीं फेंकेगा ना। तो वो लाइट तो खुद से ही बना रहे हैं। तो बात क्या है कि जो लाइट खुद से बनाएंगे वो प्राइमरी हो जाएंगे, और जो सेकेंडरी होंगे वो दूसरों की लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। अब ये बोर्ड क्या कर रहा है? ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तभी तो आप इसको देख पा रहे हो, है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा? सेकेंडरी सोर्सेज वो हो जाते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो दूसरों की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अपने पास, सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा मून। मून की खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। हो सकता है आज आपको ये बात पता चली हो, और कितनी अमेजिंग है ना। तो अब आप यहीं से अंदाजा लगा लो कि ये चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। सो ये थी बेटा अपनी लाइट के बारे में थोड़ी सी बेसिक बातें। तो ये सबको हमें नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक सी। अब अपन चलेंगे थोड़ा एडवांस लेवल पे कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है और कैसे हमें उसको स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सारी चीजें राइट डाउन करो, देन अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक अब देखो अपन लाइट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना पे बात करने वाले हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? जब आप मिरर के सामने जाके खड़े होते हो तो वहां पे आप अपना इमेज देखते हो, व्हाट इज दिस? इज रिफ्लेक्शन। सो वहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, आप मुझे देख पा रहे हो, यहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, आप इस बोर्ड को देख पा रहे हो, यहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है?
जब भी लाइट किसी प्लेन सरफेस से टकराती है, जब भी लाइट किसी प्लेन सरफेस से टकराती है तो टकराने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है, तो इसे हम बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्शन। तो इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब आपने बॉल का तो यूज किया ही होगा कभी ना कभी, बॉल है ना, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, तो जब आप उस बॉल को नीचे छोड़ते हो तो वो वापस ऊपर आती है, इसको क्या बोलते हैं, बाउंस बैक। क्या बोलते हैं, बाउंस बैक। तो लाइट की सेम प्रॉपर्टी है बेटा, जब वो किसी सरफेस से टकराती है तो वापस आ जाती है सेम डायरेक्शन में, इसी को हम बोलते हैं बाउंस बैक ऑफ लाइट, और यही फिनोमेना अपना बेटा रिफ्लेक्शन होता है। सो बाउंस बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइक ऑन अ प्लेन सरफेस, तो जब भी लाइट किसी प्लेन सरफेस से टकराएगी तो बाउंस बैक हो जाएगी, वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएगी। इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे। सबसे पहले पहली बात देखो, अपने पास बेटा 3 टाइप की सरफेस होती है। कितने टाइप की, 3 टाइप की। सबसे पहली ओपेक, ओपेक सरफेस, ठीक है। दूसरी होती है बेटा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, और तीसरी होती है भाई अपने पास ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट। तो ये अपने पास 3 टाइप की कोई भी सरफेसेस हो सकती है। ओपेक सरफेस वो होती है बेटा जहां से आपको आर पार दिखाई नहीं देता, ठीक है, जिसके आर पार आप देख नहीं सकते, ठीक है। ओपेक वो हो गई जहां से आप आर पार नहीं देख सकते, मतलब लाइट इसको पार करके नहीं जा सकती, ठीक है। देन ट्रांसपेरेंट बेटा वो जिसके आर पार आप देख सकते हो, ठीक है, जिसके बाहर आप देख सकते हो, जैसे एक ग्लास है, ठीक है, या फिर एक बॉटल है जो कि है ट्रांसपेरेंट बॉटल। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके आर पार आप देख सकते हो, जहां से लाइट ट्रेवल कर सकती है, ठीक है, आर पार जा सकती है। ट्रांसलूसेंट ये ट्रांसपेरेंट का ही एक पार्ट है, बट यहां पे क्या होता है, आपको क्लियरली नजर नहीं आएगा। ट्रांसपेरेंट में आपको क्लियर नजर आता है, लेकिन ट्रांसलूसेंट में आपको नजर तो आएगा, जो मटेरियल उसके बाहर नजर तो आएगा, लेकिन क्लियरली नजर नहीं आएगा। तो इस टाइप का मटेरियल अपन खिड़कियों में यूज करते हैं, ठीक है। तो अपने पास 3 सरफेसेस हो सकती है, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, और इन तीनों ही सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, बट जो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है बेटा वो होती है ओपेक सरफेस, ठीक है। तो ओपेक से अपना क्या होता है बेटा, यहां पे रिफ्लेक्शन होता है। तो मान लो मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से समझेंगे, अब बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना पे बात करने वाले हैं अपन। तो मान लो मेरे पास ये एक वॉल है, ठीक है बेटा, ये क्या है, एक वॉल है, और वॉल है तो बेटा ये ओपेक हो गया क्योंकि इसके आर पार आप नहीं देख सकते। अब बीम ऑफ लाइट, मतलब अगर मैं पूरी लाइट का एक सेट ले लूं, मतलब बहुत सारी रेज अगर आपस में आ रही तो मुझे स्टडी करने में प्रॉब्लम होगी, है ना। तो हम यहां क्या करते हैं, एक सिंगल रे को लेके फिनोमेना को समझेंगे। तो मान लो इधर से एक लाइट रे आके यहां पे टकराती है, ठीक है, और इस लाइट रे को मैं नाम दे देता हूं ए ओ, ठीक है, यहां पे ये पॉइंट ओ है, ठीक है, ए ओ। तो बेटा ए ओ क्या है मेरी यहां पे, व्हाट इज ए ओ, ए ओ इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है बेटा, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। तो ये लाइट है जो यहां पे एक रे है लाइट की जो यहां पे आके टकरा रही है, तो आने वाली रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। जहां पर ये लाइट गिरती है, जिस पॉइंट पे ये लाइट गिरती है, सरफेस से मिलती है, उस पॉइंट को तो अपन ने बोला ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देन हमने बोला कि लाइट जब किसी सरफेस से टकराती है तो टकराने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है, तो ये ऐसे वापस चली जाएगी, ठीक है। और इसको मान लो मैंने नाम दे दिया बी, तो ये हो गया अपना ओ बी, ठीक है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ पॉइंट है, सो अपना ओ बी या बी ओ क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्लेक्शन रे, ठीक है, रिफ्लेक्शन रे, ये रिफ्लेक्शन रे है, यहाँ पे लाइट का क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। लाइट जब किसी सरफेस से टकराती है तो वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब बेटा इन दोनों के अलावा एक रे और होती है जो नजर नहीं आती है, ठीक है, लेकिन अपन उसको अज्यूम करते हैं, अपीयर करते हैं, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर बनाना है हमें, तो यहां पे एक परपेंडिकुलर रे बनाएंगे, जस्ट अ मिनट, ठीक है, तो यहां पे एक परपेंडिकुलर रे बनाएंगे अपन इस टाइप से, इसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल, ठीक है, इसका नाम अपन लेते हैं एनएम। सो ये क्या है बेटा, नॉर्मल रे है, ये क्या है, नॉर्मल रे है, जो हमेशा सरफेस के साथ कैसे होती है बेटा,
90 डिग्री के एंगल पे होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब आपको यहां पे कुछ नजर आ रहा होगा, दिस इज एंगल, ठीक है। तो बेटा ये क्या है अपनी नॉर्मल और ये क्या है इंसिडेंट रे, ठीक है। ये क्या है इंसिडेंट रे या इंसिडेंस रे बोल सकते हो आप इसको। तो अपनी इंसिडेंस रे और नॉर्मल, ये क्या है अपना नॉर्मल है, ये क्या है अपना नॉर्मल है, ठीक है। और ये क्या है भाई, यह है इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। तो बेटा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में यहां जो ये एंगल बनता है, ठीक है, इसको मैं अलग से बना के दिखाता हूं आपको। देखो यहां पे ये जो एंगल बनता है अपना, यहां पे ये जो एंगल बनता है बेटा, इस एंगल को बोलते हैं आई, इस एंगल को बोलते हैं आई। सो ये जो अपना एंगल है आई, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, या इंसिडेंट एंगल। नाउ ये क्या है बेटा, ये है रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्शन रे, ये है रिफ्लेक्शन रे, ठीक है। और ये क्या है भाई अपना नॉर्मल। तो बेटा नॉर्मल और रिफ्लेक्शन रे के बीच में यहां पे ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं आर, ठीक है, इसको बोलते हैं आर। सो एंगल आर क्या है बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये सारी चीजें अपने पास यहां पे हुई। तो यहां पे जो फिनोमिना हुआ है इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और उस रिफ्लेक्शन में इतनी सारी चीजें अपने पास देखने को मिलती है, ठीक है। अभी कोई भी ये गलती नहीं करेगा, ये नादानी कोई भी नहीं करेगा। कौन सी नादानी भाई, होते क्या है बच्चे सरफेस और इंसिडेंस के बीच में एंगल बना लेते हैं यहां पे, और उस एंगल को क्या बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। नहीं, गलत है, ठीक है। अगर आपने बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर आपने इंसिडेंट एंगल यहां बना दिया तो गलत हो जाएगा। ये इंसिडेंट एंगल नहीं है, इंसिडेंट एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, ना कि सरफेस के साथ, ठीक है, सरफेस के साथ नहीं बनता है। तो आपको कभी भी यहां पे एंगल नहीं बनाना है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? यहां पे पूरा फिनोमेना समझ में आया कि लाइट जब किसी सरफेस से टकराती है तो वापस उसी डायरेक्शन में आ जाती है। ये था अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी जब ये पूरा फिनोमेना हुआ तो यहां से दो लॉज जनरेट कर सकते हैं अपन, ठीक है, जिनको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला लॉ देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, सबसे पहला लॉ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला लॉ अपने पास क्या, मैंने आगे स्ट्रेट कर रखा है इनको, ठीक है। चलो तो देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सबसे पहला लॉ होता है बेटा अपना, यह है इंसिडेंट एंगल, ठीक है, और यह है रिफ्लेक्शन एंगल। तो बेटा ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। इंसिडेंस एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, ये अपना रिफ्लेक्शन का सबसे पहला लॉ है। मतलब लाइट जिस एंगल से गिरेगी उसी एंगल से वापस जाएगी, लाइट जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। नाउ सेकंड देखो, क्या मेरे पास यहां पे तीन रेज हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन रे। तो बेटा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन रे all are lie in same plane। तो बेटा ये सारे के सारे, ये तीनों रेज अपनी एक ही प्लेन में होती है। प्लेन मतलब मान लो ये जो सरफेस है ये पूरी की पूरी एक प्लेन है, तो ये तीनों रेज कहां है बेटा, इसी प्लेन के ऊपर है। बस यही है अपना कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन रे ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। तो ये दो लॉ है रिफ्लेक्शन के जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारा आपको भी राइट डाउन करना है। सो इंपॉर्टेंट लॉज है, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं या फिर इन पे बेस्ड आपको क्वेश्चन करने को मिल सकता है। और अभी मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा तो उससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला लॉ क्या है भाई अपना, देखो फर्स्ट लॉ, देखो फर्स्ट लॉ देखते हैं बहुत ही ध्यान से। अभी अपन ने बात तो कर ली, बस स्टेटमेंट को वापस से रिपीट करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा जिस एंगल से लाइट आती है उसी एंगल से वो टकरा के वापस चली जाती है। तो ये तो पहला लॉ हो गया। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारे के सारे बेटा एक ही प्लेन पे होते हैं। नाउ दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर
एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस। हमने क्या बोला भाई, प्लेन सरफेस पे अगर लाइट आती है तो सेम एंगल से वापस जाएगी। तो बेटा रिफ्लेक्शन अगर हम स्फेरिकल सरफेस से करते हैं, ये स्फेरिकल सरफेस है, तो अगर लाइट यहां पे आके टकराती है तो यहां पर भी वो सेम रिफ्लेक्शन शो करेगी। यहां पर भी बेटा एंगल आई एंगल आर के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो वो सेम लॉज हर टाइप के सरफेस पे यहां पे अपन लगा सकते हैं, ठीक है। तो चाहे अपने पास प्लेन सरफेस हो चाहे से स्फेरिकल सरफेस हो, दोनों के लिए बेटा अपने पास यहां पे क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होते हैं। तो आपसे ये पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, वो स्फेरिकल सरफेसेस के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। अब मैं आपको यहां पे एक सवाल दे रहा हूं जिसका आपको मुझे जवाब बताना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो आपको आप यहां पे डायग्राम दे रहा हूं मैं, इसमें आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू बताना है। तो ये हो गई बेटा अपनी इंसिडेंट एंगल, ठीक है, और ये हो गया अपना नॉर्मल, और ये हो गई अपनी रिफ्लेक्शन रे। तो यहां पे होता है अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और यहां पे होता है अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है भाई। तो आपको क्या कर रखा है, आपको यहां पे दे रखा है x, ठीक है, यहां पे दे रखा है x। इस x की वैल्यू आपको बतानी है, और इधर आपको एक एंगल दे रखा है, दिस इज 30 डिग्री। तो मुझे ये बताओ कि ये जो एंगल है x, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलो इसको सॉल्व करो और बताओ यहां पे एंगल x कितना होगा। तो सबसे पहले आप ये ढूंढने जाओगे कि सर एंगल x है क्या। ये इंसिडेंट रे है, तो यहां पर ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन एंगल। मतलब मेरा एंगल x क्या है बेटा, रिफ्लेक्शन एंगल है। और मुझे ये पता है कि एंगल I एंगल R के इक्वल होता है, तो मेरी x की वैल्यू क्या आएगी, जो मेरे I की वैल्यू होगी। R क्या है, रिफ्लेक्शन एंगल है, तो वही तो मेरा x है, तो x मेरा रिफ्लेक्शन एंगल है, वो I के इक्वल होगा। अब मुझे निकालना पड़ेगा I कितना है। I कैसे निकाले भाई, तो मैंने आपको क्या बताया कि अपना नॉर्मल जो है बेटा, नॉर्मल हमेशा कैसे होता है, 90 डिग्री के एंगल पे होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा एंगल है ये 90 है, ठीक है, इधर भी 90 है और इधर भी 90 है, टोटल हो गया 180। तो अगर मैं 90 में से 30 माइनस करूंगा तो मेरे पास ये वाला एंगल बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा। तो बेटा 90 माइनस 30 एंगल आई कैसे आएगा अपने पास, 90 माइनस 30 कितना बचेगा भाई, 60 बचेगा, नहीं बचेगा। तो ये वाला जो एंगल बचेगा मेरे पास वो बचेगा 60 डिग्री। तो बस यही मेरा x हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल I है और एंगल R इक्वल होता है, तो वो सेम अपने आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, गलती, वो इसी को इंसिडेंट एंगल समझ लेते हैं और वो गलत कर आते सवाल को। तो इसलिए मैंने समझाया आपको कि ये अपना इंसिडेंट एंगल नहीं है, ठीक है। इंसिडेंट एंगल कहां होगा, हमेशा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, तो आप इन दोनों को राइट डाउन करेंगे। देन अपन बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। इसे राइट डाउन करो। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होता है, कांच जिसमें आप सुबह सुबह अपना सुंदर सा चेहरा देखते हो बेटा, वो अपना होता है प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर क्या होता है, इसका डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप यही बोलेंगे कांच, लेकिन वो डेफिनेशन नहीं हुआ, ठीक है। वो तो उसका एक हिंदी एक मीनिंग हो गया, ठीक है। तो आपने उसको बस हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है कि मिरर मतलब कांच, तो वो एक डेफिनेशन नहीं हुआ। डेफिनेशन क्या होता है, कोई भी प्लेन, स्मूथ और शाइनी सरफेस, बहुत ध्यान से सुनेंगे, कोई भी प्लेन, स्मूथ एंड शाइनी सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है उसे अपन बोलते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है अपना, एनी प्लेन, स्मूथ एंड शाइनी सरफेस, सबसे पहले कंडीशन प्लेन होना चाहिए, दूसरा स्मूथ होना चाहिए और तीसरा शाइनी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसी सरफेस है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है उसे अपन क्या बोल देते हैं बेटा, प्लेन मिरर बोल देते हैं, ठीक है। नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जब आप कांच के सामने खड़े होते हो जाके, तो आपको अपना रिफ्लेक्शन कैसे दिखता है इसी के बारे में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो बहुत ध्यान से समझेंगे। मान लो यहां पे हमने एक प्लेन मिरर ले लिया, ठीक है। तो मान लो अपने पास ये क्या है, एक प्लेन मिरर है, और मिरर के पीछे क्या होती है बेटा, पॉलिश होती है, आपने देखा होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे इसकी हमने पॉलिश कर दी। तो ये क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है। अब मान लो इसके सामने एक मच्छर है ना, एक मच्छर है जो यहाँ पे उड़ रहा है, ठीक है, एक मच्छर है। अब ये इसके सामने गया है तो इसका इमेज इसके अंदर कहीं ना कहीं बनेगा, ठीक है। अब इमेज कब बनता है, जब लाइट रेज ऑब्जेक्ट से टकराकर मिरर में जाती है, उसका रिफ्लेक्शन होता है, देन आपका इमेज बनता है, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन करने के लिए अपन को दो लाइट रेज की रिक्वायरमेंट होती है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन करने के लिए टू लाइट रेज आपस में एक पॉइंट पे मीट करनी चाहिए, जहां पे वो मिल जाती है वहीं पे अपना क्या बन जाता है बेटा, रिफ्लेक्शन बन जाता है। तो मान लो इस मच्छर से एक लाइट टकरा के और इस मिरर में जा रही है, ठीक है। तो मिरर के पार लाइट नहीं जा सकती, मिरर को पार करके लाइट नहीं जा सकती, तो लाइट वापस क्या करेगी बेटा, इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। सो हमें ऐसा अज्यूम होगा, हमें ऐसा अपीयर होगा कि भाई लाइट कहीं पीछे गई थी, ठीक है, लाइट कहीं पीछे जा रही है, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं यहां पे। अब मान लो एक और लाइट रे है, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। हमने यही तो पढ़ा था कि लाइट जब किसी सरफेस से टकराती है तो वापस आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 के एंगल से जा रही है तो 90 के एंगल से वापस आ जाएगी। तो लाइट तो इधर चली गई, लेकिन हमें तो रिफ्लेक्शन इधर नजर आएगा। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि लाइट पीछे से कहीं आ रही है। अब मान लो एक और लाइट रे है जो इस टाइप से मिरर से टकराती है और इधर चली जाएगी वो, ठीक है। अभी अपन ने फिनोमेना देखा कि लाइट जब किस सरफेस से टकराती है तो ऐसे चली जाती है, ये अपना रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ पे नॉर्मल बना सकते हो तुम, तो ये तो इधर चली गई, तो ये तो कभी मिलेगी नहीं इससे, है ना, ये तो कभी इससे मिलेगी नहीं। तो हम अपीयर टू मीट करेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि भाई ये कहीं मिल रही होंगी। तो अगर मैं इस रे को पीछे की तरफ बढ़ाता हूं, ठीक है, अगर मैं इस रे को पीछे की तरफ लेके जाता हूं, तो यहां पे हमारे अजम्पशन से यहां पे हमें क्या दिखेगा बेटा, तो हमने जो अज्यूम किया है यहां पे अपन को इस मच्छर का इमेज नजर आएगा, ठीक है। तो जब दो लाइट रेज आपस में मिलती है, उस पॉइंट पे, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अपन को इमेज देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पे अपन को इमेज देखने को मिलेगा। अब ये तो इमेज फॉर्मेशन हो गया। नाउ ये जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है, इसके बारे में कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें करनी है। सबसे पहली बात, जब आप मिरर के सामने जाके खड़े होते हो तो क्या आपका साइज बड़ा दिखता है? नहीं, जितना आपका साइज होता है आपके रिफ्लेक्शन का भी उतना ही साइज होता है। मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है बेटा वो साइज ऑफ इमेज के इक्वल होता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है भाई, मान लो ये मच्छर जो है ये 10 सेंटीमीटर का है, तो इसका जो इमेज यहां पे दिख रहा होगा वो भी 10 सेंटीमीटर का ही होगा। मेरी हाइट मान लो 5 फुट है, तो मैं अगर मिरर के सामने जाऊंगा तो जो इमेज बनेगा, जो रिफ्लेक्शन बनेगा, उसकी हाइट भी 5 फुट ही होगी। हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं यहां पे, है ना। देन यहां पे जो इमेज बनेगी बेटा वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का क्या मतलब है, वर्चुअल का मतलब होता है बेटा ऐसी इमेज जो एक्चुअल में नहीं बन रही, सिर्फ हमें आभास हो रहा है, सिर्फ हमें अपीयर हो रहा है कि भाई बन रही है ना। ये एक्चुअल में नहीं बन रही यहां पे। तो एक्चुअल में क्यों नहीं बन रही, क्योंकि देखो रेस तो इधर आ गई, तो ये तो कभी इधर दूर जाती रहेगी, ये तो कभी मिलेगी नहीं। और इमेज कब बनता है, जब वो आपस में मिलती है। तो ये मिल थोड़ी रही है, हमने तो जबरदस्ती मिलाया है, हमने ऐसा अपीयर, हमने ऐसा अज्यूम किया है कि यहां पे लाइट रेज मिली हैं। तो जब आप अज्यूम करते हो तो उसको क्या बोलते हो आप, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, तो सीधा इमेज बनेगा, है ना। आप मिरर के सामने जाके खड़े होते हो तो सीधा इमेज बनता है आपका, या फिर पैर ऊपर हो जाते हैं सिर नीचे, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता, है ना। तो इमेज कैसा बनता है, सीधा। इरेक्ट मतलब होता है बेटा सीधा, ठीक है। नाउ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये बहुत ही प्यारा है, लॉ है। यहां पे क्या बोल रहे हैं हम कि हम प्लेन मिरर से जितना दूर खड़े होते हैं हमारा रिफ्लेक्शन भी उतना ही दूर खड़ा होता है मिरर के अंदर, ठीक है। तो जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि इस प्लेन मिरर से इसका डिस्टेंस मान लो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन जो बन रहा है यहां पे, ठीक है, इस मच्छर का जो इमेज बन रहा है उसका डिस्टेंस कितना होगा। तो भाई ये वाला लॉ अगर मुझे याद है तो मैं आसानी से कर लूंगा। मुझे पता है कि सर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज के। तो जितना मिरर से ये दूर है उतना ही मिरर से ये दूर होगा, तो यहां पे ये भी 20 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस बताओ, तो बहुत ध्यान से सवाल पढ़ लेना। अगर वो सिर्फ इमेज डिस्टेंस पूछता है तो वो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल होगा, लेकिन अगर वो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज पूछता है
तब उसका आंसर डबल हो जाएगा। तो 20 और 28 टोटल 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। ठीक है, तो ये ध्यान से सवाल पढ़ के करना, जो भी करो लॉ याद होने से कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो फिर आप गलतियां ही करोगे और क्या है। तो अगर ऑब्जेक्ट 20 के डिस्टेंस पे है तो इमेज भी 20 के डिस्टेंस पे बनेगा। तो अगर आपसे सिर्फ इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है तब तो आप जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उतना लिख देना, लेकिन अगर आपसे पूछा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस है तो वो टोटल आपको ऐड करना है या आप उसको डबल कर सकते हो। ठीक है, नाउ लैटरली इन्वर्टेड, इसका क्या मतलब है? लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है बेटा कि जब अपन मिरर के सामने जाके खड़े होते हैं तो अपना रिफ्लेक्शन लैटरली इन्वर्टेड बनता है, मतलब कि अपना लेफ्ट वाला हाथ राइट में अपीयर होता है और राइट वाला लेफ्ट में अपीयर होता है। ठीक है, अगर आप मिरर के सामने जाके अपना एक हैंड ऊपर करेंगे तो मान लो आपने राइट हैंड ऊपर किया तो मिरर में वो कौन सा दिखेगा आपको? लेफ्ट हैंड दिखेगा। इसी को बोलते हैं अपन लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो ये था बेटा प्लेन मिरर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नाउ सो आप इसे राइट डाउन करो। यहाँ पे लेक्चर हो गया अपना फिनिश। तो आज अपन ने लाइट के बारे में काफी अच्छी खासी बातें कर ली है, आगे अपन और इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। बाय बाय, हैव अ गुड डे।